स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का साइंस पढ़ने वाला है। ठीक है, साइंस चैप्टर 5 है। ठीक है, और बायोलॉजी है। ठीक है, चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो शुरुआत इस चैप्टर का होता है कोशिका से। ठीक है, तो कोशिका आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किया, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। ठीक है, मतलब कैसे किया खोज कोशिका को और किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की है। ये तो पता होगा सबको, क्लास 8 में ही सब पढ़ना था। ठीक है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कार्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरिया कोठरिया मतलब कि कोष्टक के जैसा, मधुमक्खी के छत्ता में जो होता है ना कोष्टक, उसके जैसा देखी उन्होंने वो देखे। ठीक है, जिन्हें उन्होंने क्या कोशिका यानी कि सेल नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, तो सेल एक लैटिन भाषा है जिसका होता है, एक सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, एक छोटा कमरा, ये सब 8 क्लास में पढ़ना था तो पढ़ चुके हैं। कमरा जिसका नाम था, सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। यह सेल एक लैटिन भाषा है। ठीक है, तो उन्होंने कार्क की एक महीन काट में, ठीक है, कार्क मतलब कि एक कोई पौधा या फिर कोई बड़ा बड़ा पेड़ का जो छाल होता है ना, उसका उसमें उन्होंने देखा था कि एक कोष्टक का जैसा था, कोठरी का जैसा था, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, कोशिका रख दिया। ठीक है, तो इस समझ में आया कोशिका की खोज कैसे किया था उन्होंने। उन्होंने कार्क की एक महीन काट में देखा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसा था, कोष्टक बना हुआ था, और उन्होंने उन कोष्टक का नाम रखा कोशिका यानी कि सेल। इसको लैटिन भाषा में सेल बोला जाता है, इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं। सेल मतलब कोशिका। दूसरा इसमें सवाल है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ये परिभाषा कोशिका का यही है। ठीक है, मगर इसको क्यों कहते हैं, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, सभी जीव होते हैं कोशिकाओं का बने होते हैं, क्योंकि जीव का कोई भी जीव उसका सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका ही होता है। ठीक है, तो सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, ये जीव ये जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, ये क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, अतः इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में भी जीवित कोशिका है जिस जो मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती है। कोशिका में बहुत प्रकार के अलग अलग भाग होते हैं, तो आगे इसमें हम देखते हैं कि उसका कौन कौन सा भाग है। अब इसमें देखते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका समझ लिए कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, तो सबसे पहले इसका छोटी इकाई कौन है, शरीर में सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, और फिर उत्तकों से मिलकर बनता है अंग। ठीक है, जो हाथ पैर जो भी है उत्तकों से मिलकर बनता है, और फिर अंगों से मिलकर के बनता है शरीर। ठीक है, अंगों से मिलकर क्या बनता है, शरीर। तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन है, सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तकों से मिलकर बनता है अंग, और अंगों से मिलकर बनता है शरीर। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा क्या है, किन्हीं 3 कोशिकांगों के नाम लिखिए। किन्हीं 3 कोशिकांगों के नाम लिखिए। तो पहला है अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका, और दूसरा है गोल्जी उपकरण, और तीसरा लाइसोसोम। ये कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, कोशिका में होते हैं। ठीक है, और चौथा सवाल है, कोशिका के 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, कोशिका के 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो इसका होगा, कोशिका के 3 जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, और कोशिका द्रव। ठीक है, तो ये सब 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली क्या है। ठीक है, जो कोशिका के बाहरी जो परत होता है वो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और फिर केंद्रक जो बीच में होता है, कोशिका के बीच में होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक यानी कि सेंट्रल, उसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका द्रव जो कोशिका और
कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है, ठीक है। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका ध्रुव। ध्रुव एक गाढ़ा पदार्थ है जिसे उसमें बहुत सारे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी उपकरण ये सब का कोशिका ध्रुव में रहते हैं, ठीक है। तो यह कोशिका ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव है। और एक और होता है कोशिका भित्ति, मगर वो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में होते हैं, तो ये कोई इंसान या फिर कोई जानवर में, ये सब में, जीव में नहीं होता है, ठीक है। पेड़ पौधे में ही कोशिका भित्ति होते हैं। कोशिका भित्ति बाहरी जो परत होता है, जो पेड़ का जो बाहरी छाल होता है ना, जो मोटा, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये तो कोशिका झिल्ली इसमें, ठीक है। तो झिल्ली ज़्यादा वो मोटा नहीं रहता है, झिल्ली पतला रहता है, ठीक है। एक थैली के जैसा, एक प्लास्टिक के जैसा होता है, ठीक है। उसको संभाल करके जितना भी कोशिका द्रव है, कोशिका के अंदर जितना भी केंद्रक है, वो सबको संभाल कर रखता है कौन? कोशिका झिल्ली रखता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। ससीम केंद्रक कोशिका, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, ठीक है, ससीम केंद्रक कोशिका यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो वह कोशिका जिसके कोशिका द्रव में, ठीक है, वह कोशिका जिसके कोशिका द्रव में झिल्ली से घिरे कोशिकांग विद्यमान होते हैं, झिल्ली से घिरे कोशिकांग विद्यमान होते हैं, ससीम केंद्रक कोशिका कहलाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? प्राणी एवं पौधे में यही कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। ससीम केंद्रक कोशिका प्राणी और पौधे में पाए जाते हैं, जो झिल्ली में द्रव में विद्यमान रहते हैं ना, जैसे द्रव में झिल्ली से घिरे विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भी जो भी कोशिका होता है वो उसमें झिल्ली होता है और झिल्ली से घिरा हुआ और द्रव होता है और बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। और इस सबको बांध करके कौन रखता है? एक झिल्ली रखता है ना, मतलब झिल्ली से घिरा हुआ रहता है सब, ठीक है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो अब इसमें छठा देखिए, असीम केंद्रक कोशिका, ठीक है। असीम केंद्रक कोशिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है, ठीक है, असीम केंद्रक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? तो इसका आंसर वह कोशिका जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, ठीक है, वह कोशिका जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, केंद्रक पदार्थ केवल एक गुणसूत्र से बने हुए कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में होता है, ठीक है, तथा झिल्ली से घिरे अन्य कोशिकांग भी विद्यमान नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं असीम केंद्रक कोशिका। इसमें जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें जो कोशिका होता है इसमें झिल्ली नहीं होता है ना, इसमें जो कोशिका होता है इसमें झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, और ना ही झिल्ली से घेरा हुआ कोई कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, वो सब हर शैवाल में होते हैं और या फिर कोई जीवाणु में होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसी जीव में या फिर पौधे में ये सब नहीं होते हैं, हम हमारे शरीर में ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, ठीक है। ये हरे नीले शैवाल में होते हैं या फिर जीवाणु में होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सातवां सवाल, ठीक है। तो सातवां में बोला है क्रोमैटिन क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में अंतर बताएं, ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझें क्रोमैटिन क्या है, ठीक है। तो क्रोमैटिन है जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है, मतलब कोई भी कोशिका एक से दो नहीं बन पाते हैं, तब क्रोमोसोम के केंद्रक में बहुत पास पास संकुचित रहते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो उसके पास में क्या रहते हैं? क्रोमोसोम के पास में रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं, क्या? संकुचित रहते हैं, ठीक है, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है तब क्रोमोसोम केंद्रक में, ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ? केंद्रक में बहुत पास पास संकुचित रहते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगला क्या है? क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड, ये था क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिड, ठीक है। तो क्रोमोसोम लंबवत रूप से विभाजित होकर दो अर्धसूत्र बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या? लंबवत रूप से विभाजित होकर, मतलब कि अलग होकर, ठीक है, विभाजित मतलब अलग होकर, ठीक है, दो अर्धसूत्र बनाता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और दोनों क्रोमैटिक
सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों क्या जुड़े रहते हैं, किससे? क्रोमैटिक सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन जुड़े रहते हैं? अर्धसूत्र, जो दोनों दो अर्धसूत्र बनाता है ना, जो विभाजित होकर क्रोमोसोम, वो जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम लंबवत रूप से विभाजित होकर, क्रोमोसोम जब विभाजित होता है तो दो अर्धसूत्र में और दो अर्धसूत्र बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम जब विभाजित होता है तो दो अर्धसूत्र बनाता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दोनों क्रोमैटिक सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों जो दो को जो अर्धसूत्र बनाता है वो दोनों क्रोमैटिक सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम पतले धागे जैसी रचना है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? पतले धागे जैसी रचना है। ठीक है, किसी भी तरह से पतले धागे जैसी रचना है, जो प्रत्येक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन क्रोमोसोम में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन रूपांतरित हो जाते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या? क्रोमोसोम में रूपांतरित होता है। ठीक है, रूपांतरित होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में बहुत से जीन होते हैं जो आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है? बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, जीन और आगे लिखवाएंगे कि जीन क्या होता है। ठीक है, जो जीन होते हैं जो क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8वां सवाल क्या है। 8वां सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर है, तो एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली और एक तरफ कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है? पहला इसमें है, यह प्लाज्मा प्रोटीन की बनी होती है तथा यह जीवित होती है। ठीक है, जो यह प्लाज्मा होती है जो कोशिका में, वो प्रोटीन की बनी होती है। जो भी हम प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन युक्त जो आहार लेते हैं तो उसी से प्लाज्मा का निर्माण भी होता है। ठीक है, और तथा यह जीवित होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या? जीवित होता है। ठीक है, और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें पहला में है, यह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तथा यह जीवित या मृत मृत दोनों हो सकता है। ठीक है, जीवित हो सकता है, मृत भी हो सकता है। और यह सेलुलोज से बना है। सेलुलोज मतलब कि जो भी कागज बनता है वो भी एक सेलुलोज से बनता है। ठीक है, लकड़ी में सेलुलोज होता है। ठीक है, तो लकड़ी मतलब कि वो कोशिका भित्ति बाहर वाला। ठीक है, जो पौधों में होता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या, इसमें बी नंबर में, यह पादप तथा जंतु कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये जो कोशिका झिल्ली है यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, मगर कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पादप मतलब कोई पेड़ पौधे में ही केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है? सी में यह पाररंगमय होती है। ठीक है, यह क्या होती है? पाररंगमय होती है। और इसमें क्या है? यह पाररंगमय होती है। ठीक है, यह अर्ध पारंगमय होती है। ठीक है, अब इसमें डी में क्या है? यह मुलायम तथा लचीली होती है। क्या होती है? यह मुलायम तथा लचीली होती है। और इसमें क्या है? यह कठोर होती है। यह कैसा होती है? कठोर होती है। ठीक है, तो यह है इसका प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, इसमें पढ़ चुके हैं जितना प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब अगले के वीडियो में हम बताएंगे कि वो जीन क्या होता है। ठीक है, और भी जो चैप्टर में बाकी जो बचा है जीवन की मौलिक इकाई के चैप्टर 5 में जो भी है वो अगले भाग में इसको बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है।